हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी पुस्तक आरोह भाग 1 के ऊपर, जो कि 11वीं क्लास में आप सभी को पढ़नी थी। इसमें गद्य खंड पर हम बातचीत करेंगे और ये गद्य खंड 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है। इससे पहले हमने आरोह भाग 1 पर सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यू पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 है और ये 50 सवाल आपके स्व मूल्यांकन की दृष्टिकोण से बनाए गए हैं और संभावित केबीएस पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस उम्मीद से भी इनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इन सभी प्रश्नों को आप सभी बहुत ही गंभीरता से देखेंगे और अपने अंदर भूख बनाकर रखेंगे, पढ़ने की भूख, और यही भूख जो है आप सभी को मोटिवेट करेगी। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम है। ऑप्शन दिया गया है श्रीपत राय, धनपत राय, अमृत राय, गणपत राय। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? हमने आपको सब्जेक्टिव तौर पर जब लेक्चर उपलब्ध करवाया था तो उसमें इसका जिक्र किया था। आपके दिमाग में प्रेमचंद का वास्तविक नाम आ चुका होगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, धनपत राय। बाकी ऑप्शन ए जो श्रीपत राय इनके भाई थे, अमृत राय इनके पुत्र हैं, और बाकी जो ऑप्शन है वो विकल्प को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। अगला प्रश्न है, प्रेम जो प्रेमचंद ने मानसरोवर नाम से एक रचना लिखी हुई है, जो कि कहानी संग्रह के तौर पर जानी जाती है। सवाल पूछा जा रहा है कि मानसरोवर कितने खंडों में विभाजित है? ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7, 8। तो मानसरोवर कितने खंडों में विभाजित है? जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा आपके दिमाग में उत्तर तुरंत आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुल 8 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के संदर्भ में सही नहीं है। आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, नहीं शब्द को आपको पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं, इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, करबला इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, इनकी पत्नी शिवरानी देवी है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद के बहाने ऑप्शन में कई ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो कि उनसे रिलेटेड सही हैं। हमें बताना है कि सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, करबला इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि गलत है, बल्कि करबला क्या है? नाटक है। बाकी जो भी तथ्य दिए गए हैं कि इन्होंने 300 कहानियां लिखी, बिल्कुल सही है। इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इनकी पत्नी शिवरानी देवी है, ये भी सही है। जैसे ही मैंने शिवरानी देवी कहा तो आपके दिमाग में एक खास रचना आ रही होगी, जो कि प्रेमचंद को केंद्र में रखकर लिखी गई है। आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर इस रचना का नाम बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का नाटक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, रंगभूमि। तो प्रेमचंद का नाटक नहीं है, हमें नहीं शब्द पर ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रंगभूमि क्या है? उपन्यास है, और बाकी जितने भी ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सब नाटक के तौर पर जाने जाते हैं। जिन 3 नाटकों का हमने ऊपर में जिक्र किया था वे ये 3 नाटक हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के द्वारा हिंदी कथा साहित्य में एक संज्ञा दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन दिया गया है समाजवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, आदर्शमुख यथार्थवाद। तो जब भी आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो बार बार जिक्र किया जाता है, चाहे वो आलोचनात्मक किताबों को पढ़ें, चाहे अन्य ऑनलाइन किताबों को पढ़ें, वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है कि कथा साहित्य में प्रेमचंद ने एक खास नाम दिया था। तो इस विकल्प के आधार पर सही जवाब है ऑप्शन डी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में
ये कहानी लगी हुई है नमक का दारोगा। पूछा जा रहा है कि नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 1912, 1913, 1914, 1915। अब देख रहे हैं कि जितने ईयर दिए गए हैं सब लगातार दिए गए हैं। थोड़ा सा भी आप मिस टाइम करेंगे और ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर आपके गलत भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सही आंसर आपको बताना है। नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है सन 1914 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में जमींदार का नाम है। नमक का दारोगा जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें एक जमींदार का उल्लेख किया जाता है। सवाल उसी पर आधारित है यहाँ पर कि नमक का दारोगा कहानी में जमींदार का नाम है। ऑप्शन दिया गया है वंशीधर, अलोपी दीन, बदलू सिंह, अमर बहादुर। तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में का जवाब जरूर आ गया होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलोपी दीन, पंडित अलोपी दीन, जो कि नमक का दारोगा कहानी में जमींदार की भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कथन पर आधारित है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ये कथन दिया गया है। पूछा गया है नमक का दारोगा कहानी में किस पात्र का कथन है। ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, शहर की भीड़। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। वृद्ध मुंशी अपने पुत्र वंशीधर को ज्ञान देते हुए इस बात को बोलते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। आप जब भी प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ेंगे, चाहे वो उपन्यास हो चाहे कहानी, तो उसमें कुछ मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसका उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न भी कथन पर आधारित है। पूछा जा रहा है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। नमक का दारोगा कहानी में यह किस पात्र का कथन है? तो ये भी कथन पर आधारित प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा ये बना रहता है, उम्मीद बनी रहती है कि ये सवाल के रूप में आ सकती है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, अलोपीदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, वृद्ध मुंशी। यहाँ पर भी वृद्ध मुंशी अपने पुत्र वंशीधर को ये सारी बातें बता रहे हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। इतना दूर भी ये कोटेशन आ सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखिए कि ये नमक का दारोगा नामक कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। नमक का दारोगा कहानी में यह कथन किस पात्र के संदर्भ में है? ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूंगा कि ये जो कोटेशन है कि इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। नमक का दारोगा कहानी में यह कथन किस पात्र के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, अलोपीदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, वंशीधर के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इनमें वजह से चाहती हैं न चाहती हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। इतना दूर भी कोटेशन को आप ध्यान में रख सकते हैं। पूछा गया है नमक का दारोगा कहानी में किस पात्र का कथन है? ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, अलोपीदी। तो न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है, पंडित अलोपीदीन का ये मानना है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इनमें वजह से जब चाहती हैं तब न चाहती हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है
कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। नमक का दारोगा कहानी में किस पात्र का कथन है? ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, आलोपी दीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है वृद्ध मुंशी। यहाँ पर अपने पुत्र वंशीधर को कुछ चीजें बता रहे हैं, उसमें ये कोटेशन उन्होंने यूज किया है कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कोटेशन हो सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही सवाल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कथन पर आधारित ही है कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। नमक का दारोगा कहानी में किस पात्र का कथन है? ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, आलोपी दी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है वंशीधर का कथन है कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। जब भी कोई व्यक्ति शुरुआती दौर में अपने सर्विस में होता है तो कुछ विचार के भी इसी टाइप के होते हैं और उसको भी लगता है कि उसको कोई खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो वंशीधर का भी यही मानना है जब वो नमक का दारोगा के पद पर हैं, तो कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। तो कोटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किसके संदर्भ में कहा गया है, किसका है, ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि नमक का दारोगा कौन था? मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, फिर भी हमें कम से कम इतना ध्यान में रखना चाहिए कि नमक का दारोगा कौन था। ऑप्शन दिया गया है वृद्ध मुंशी, वंशीधर, वकील, आलोपी दी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है वंशीधर नमक का दारोगा था। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नमक का दारोगा किस पद को ग्रहण करता है? जब आप कहानी नमक का दारोगा पढ़ेंगे तो आखिर में यहाँ पर पद परिवर्तन होता है, और वो पद परिवर्तन किसमें होता है यही सवाल पूछा गया है यहाँ पर। तो कहानी के अंत में नमक का दारोगा किस पद को ग्रहण करता है? ऑप्शन दिया गया है पुलिस सुप्रिटेंडेंट, मैनेजर, जिला अधिकारी या फिर पुजारी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि नमक का दारोगा जो वंशीधर है वो मैनेजर का पद ग्रहण करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा किस विधा की रचना है? मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं जानते हैं और अचानक एग्जाम में गए और वहां सवाल पूछा गया नमक का दारोगा किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो ऐसे प्रश्नों को केवल रंगते समय या फिर टिक लगाते समय ध्यान में रखने की जरूरत है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कहानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना है। ऑप्शन दिया गया है झूठा सच, आधा गांव, तमस, जिंदगी नामा। तो जैसे ही आपने ऑप्शन को देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में कृष्णा सोबती की जो रचना है उसका नाम आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, जिंदगी नामा। बाकी झूठा सच यशपाल, आधा गांव राही मासूम रजा, तमस भीष्म सहानी। तो इन रचनाओं को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये सभी रचनाएं किसी खास प्रकृति पर आधारित हैं, जिसको कि देश विभाजन कहा जा सकता है। ठीक है, तो कृष्णा सोबती की जो रचना इन विकल्पों में थी वो जिंदगी नामा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की कहानी नहीं है। इस नहीं शब्द पे हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया है मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश। निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की कहानी नहीं है। खास यहाँ पर इंडिकेशन किया गया है कि कहानी नहीं है, हमें बताना है। तो चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है ऑप्शन डी, दिलो दानिश जो रचना है वो उपन्यास है, बल्कि और बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सब कहानी संग्रह के तौर पर कृष्णा सोबती के नाम के से संबंधित है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन संभावित हैं कि पूछे जाएंगे। हर तरीके से हमने सोचा है कि हर एंगल से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? मियां नसरुद्दीन जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में कृष्णा सोबती का नाम आ गया होगा, क्योंकि ये उन्हीं की रचना है मियां नसरुद्दीन। और ये शब्द चित्र
किस संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है हम हशमत, शब्दों के आलोक में, जिंदगी नामा, समय सरगम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, हम हशमत से मियां नसरुद्दीन नामक जो पाठ है आपके सिलेबस में लगा हुआ है और इसका संकलन हुआ है मियां नसीरुद्दीन का हम हशमत शब्द चित्र में, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त। ठीक है, तो विकल्पों के आधार पर का जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, संस्मरण। कई बार इसको शब्द चित्र भी बोल दिया जाता है या फिर संस्मरण और रेखा चित्र में थोड़ा सा माइनर अंतर होता है। संस्मरण की जगह अगर यहाँ पर विकल्प में रेखा चित्र होता तो और बेहतर ऑप्शन हो सकता था। फिर भी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन भी आ जाते हैं जो कि नियरेस्ट ऑप्शन होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें देखना जरूरी है। तो ध्यान में आपने रख लिया होगा कि मियां नसरुद्दीन नाम की जो रचना है वो कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई है और ये संस्मरण के तौर पर जाना जाता है, जो कि हम हशमत में संकलित है। अगला प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है। जब आप मियां नसरुद्दीन चैप्टर को पढ़ेंगे और गंभीरता से पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, मियां नसरुद्दीन किस पकवान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया है 56 तरीके की मिठाइयां बनाने के लिए, 56 तरीके की रोटियां बनाने के लिए, 56 तरीके की सब्जियां बनाने के लिए, 56 तरीके की सेवइयां बनाने के लिए। तो इस चैप्टर में इस चीज का जिक्र किया गया है कि मियां नसरुद्दीन जो है वो 56 तरीके की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर आप देखेंगे विद्यार्थी जीवन में रोटी बनाना एक बड़ा प्रश्न रहता है, समस्या के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कई लोग रोटी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मियां नसरुद्दीन जो है वो 56 तरीके की रोटियां बनाते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय प्रसिद्ध है लेखक के रूप में, फिल्मकार के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, अभिनेता के रूप में। तो सत्यजीत राय किस क्षेत्र में फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, फिल्मकार के रूप में। और इसको आप निर्देशन के क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं, निर्देशक भी बोल सकते हैं। तो सत्यजीत राय फिल्मकार के रूप में फेमस रहे। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय के निर्देशन में पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? अपराजिता, देवी चारुलता, महानगर, पथेर पांचाली। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि सत्यजीत राय की कौन सी पहली फिल्म थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठा पाई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी, पथेर पांचाली। अगला प्रश्न है, अपू के साथ 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि हर प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट हो, लेकिन ये मानकर चलिए कि आप एग्जाम में अब बैठे हुए हैं और हर प्रश्न आपके लिए नया है। इस उत्सुकता से देखेंगे तो ज्यादा बेहतरी से आप चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों पर आधारित है या फिर उससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया अपराजिता, देवी चारुलता, महानगर, पथेर पांचाली। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पथेर पांचाली नाम की जो फिल्म है उससे अपू के साथ 2.5 साल का संबंध है। अगला प्रश्न है जो कि कोटेशन के तौर पर पूछा जा रहा है, जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, बाल मुकुंद गुप्त, सत्यजीत राय। तो इसका जो सही जवाब है, अगर आपने आरोह भाग 1 गद्य खंड अच्छे से पढ़ा होगा या फिर मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया होगा तो इसका सही जवाब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त का ये कथन है कि जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। अगला प्रश्न है,
बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई संभाषण, जो कि आपके पाठ्यक्रम में चैप्टर के तौर पर लगा हुआ है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह कृति किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है व्यंग्यात्मक उपन्यास, व्यंग्यात्मक कहानी, व्यंग्यात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक आत्मकथा। तो इसका जो सही जवाब है विदाई संभाषण शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है, और ये क्या है? व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण नामक व्यंग्य कृति में किस वायसराय के अंग्रेजी शासन में भारतीयों की दयनीय स्थिति का खुलासा करता है? विदाई संभाषण नामक व्यंग्य कृति किस वायसराय के अंग्रेजी शासन में भारतीयों की दयनीय स्थिति का खुलासा करता है? ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे, उनके शासनकाल में भारतीयों की दयनीय स्थिति कैसी थी उसका पूरा यथार्थ चित्रण विदाई संभाषण नामक लेख में किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, यह कथन किस लेखक की ओर संकेत करता है कि ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही एक साहसिक गद्य का नमूना भी है? तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कोटेशन के तौर पर प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये खास लेखक की विशेषताओं को भी ये कथन बता रहा है। पूछा गया है कि यह कथन किस लेखक की ओर संकेत करता है कि ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही एक साहसिक गद्य का भी नमूना है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, बाल मुकुंद गुप्त, सत्यजीत राय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में ये बातें कही गई। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस शब्द की शुद्धता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की थी? ऑप्शन दिया गया है स्थिरता, अनस्थिरता, अस्थिरता, अवस्थिरता। तो हिंदी साहित्य में ये खास इसको एक खास डिबेट के रूप में देखा जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच एक शब्द को लेकर और वो शब्द की शुद्धता को लेकर बहस चली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के तो बारे में आप लोग जानते हैं कि ये व्याकरण के नियमों को बनाने में अपना योगदान दिए। यहाँ तक कि एक लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण नामक जो पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही उनको भी प्रेरित किया था लिखने के लिए। और यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में लंबी बहस चली। वो शब्द कौन सा था? ऑप्शन है बी, अनिश्चितता। बहुत सारे बच्चों को ये पूरा आंसर पता रहा होगा कि अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में बहस चली थी। जितने नए बच्चे हैं उनको भी ये यहाँ पर तथ्य मालूम हो गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, गलता लोहा, गलता लोहा किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र। तो आपके पाठ्यक्रम में गलता लोहा नामक एक चैप्टर लगा हुआ है, तो वो किसमें है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी विधा के अंतर्गत है गलता लोहा। अगला प्रश्न है, गलता लोहा के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, मुरली मनोहर जोशी, शेखर जोशी, राजेश जोशी। तो ऑप्शन बहुत ही कड़े मुकाबला वाला यहाँ पर आपको दिया गया है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख के इसका सही जवाब देना है। गलता लोहा के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शेखर जोशी। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र है? ऑप्शन दिया गया है मोहन, सोहन, त्रिलोकी मास्टर, गोपाल सिंह। तो जब भी आप गलता लोहा नामक कहानी पढ़ेंगे तो इसमें एक पात्र है मोहन, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए। बाकी सोहन नाम का कोई इसमें पात्र नहीं है, त्रिलोकी और गोपाल सिंह ये भी पात्र हैं, लेकिन इसका जो नायक है एक तरीके से वो मोहन है। एक दो और पात्र हैं जिनका जिक्र आगे किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटेशन के तौर पर पूछा गया है, उसकी आंखों में एक सजग की चमक थी, बल्कि यहां पर होना चाहिए था सर्जक।
ठीक है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें ना स्पर्धा थी, ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यह कथन किस पात्र के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है मोहन, धनराम, गोपाल सिंह, त्रिलोकी। ठीक है, तो पात्रों को देखने से तो यही पता चल रहा है कि ये कोटेशन गलता लोहा नामक कहानी से लिया गया है। ठीक है, और अब किसके संदर्भ में कहा गया है ये यहाँ पर देखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, महाभोज। तो जैसे ही आपने ऑप्शन देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा कि मन्नू भंडारी की कौन सी ऐसी रचना है जो कि कहानी विधा के अंतर्गत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाभोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है? मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। ऑप्शन दिया गया है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, एक इंच मुस्कान। और ये क्वेश्चन खूब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, उम्मीद है कि आपके लिए रिवीजन के तौर पर रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, एक इंच मुस्कान, जिसको कि मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर लिखा था। अगला प्रश्न है जो कि कोटेशन के तौर पर है कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार की जीवन दृष्टि। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद, कृष्णा शोभती, बाल मुकुंद गुप्त, मनु भंडारी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। अच्छा, ये कोटेशन मान लीजिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने दिया, लेकिन इसको आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति कुछ भी करता है कि वो लोकप्रिय हो जाए, लेकिन वो रचना का या फिर जो भी सर्जना है उसका मानक नहीं हो सकता है, बल्कि क्या है, असली मानक है रचनाकार का दायित्व बोध, सरोकार और उसकी जीवन दृष्टि। वो एक शिक्षक के तौर पर भी जोड़कर देखा जा सकता है कि कई बार हमने देखा है कि शिक्षक पढ़ाते कम हैं और लोकप्रिय होने के लिए तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं। खासतौर से मैं यूट्यूब के टीचर्स की चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो दायित्व बोध है, सरोकार है और जीवन दृष्टि है, वो इम्पोर्टेंट है। बाद में हो सकता है कि आप लोकप्रिय हों, बाद में समय आपको आपका भी समय आए और लोकप्रियता आपको भी हासिल हो पाए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी तमाम बड़े लेखक हैं, चाहे वो कबीर हैं, चाहे प्रेमचंद हों, चाहे निराला हों, ठीक है, चाहे धर्मवीर भारती हों, इन सारे के लेखकी जीवन में महत्व नहीं मिला। बाद में आलोचकों ने इन पर विचार किया और ये फेमस हो गए। मुक्तिबोध को भी इसमें रख सकते हैं। तो इस कोटेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मन्नू भंडारी द्वारा ये बात कही गई है, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती, असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। मैं इस पर इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप लोग एग्जाम में प्रेमचंद इत्यादि पर भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सही जवाब है, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। इस धारावाहिक के निर्देशक थे रजनी, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, और इसकी लेखिका रही हैं मन्नू भंडारी। और ये जो धारावाहिक है इसके निर्देशक कौन थे, यहाँ पर सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है, सत्यजीत राय, बासु चटर्जी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, बासु चटर्जी नाम के जो निर्देशक थे, उन्होंने रजनी टीवी धारावाहिक बनाया था। अगला प्रश्न है, रजनी धारावाहिक का पात्र अमित मैथ्स में कितने अंक प्राप्त करता है? जब रजनी नामक चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें अमित का जिक्र किया जाता है और अमित का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें मैथ में कितना अंक उसने प्राप्त किया। ऑप्शन दिया गया है 70, 71, 72, 73।
तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको चैप्टर ठीक से पढ़ना जरूरी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 72 अंक पाया। जबकि अमित को पूरा विश्वास था कि वो मैथ में सर्वाधिक अंक पाएगा, लेकिन यहाँ पर 72 अंक पाया है वो। अगला प्रश्न है, रजनी टीवी धारावाहिक का पात्र अमित हिंदी में कितने अंक प्राप्त करता है? क्योंकि आपको पीजीटी हिंदी से रिलेटेड परीक्षा देनी है, तो मे बी अगर कोई एक्सपर्ट्स होगा तो वो हिंदी को ध्यान में रखते हुए भी सवाल पूछ सकता है। रजनी टीवी धारावाहिक का पात्र अमित हिंदी में कितने अंक प्राप्त करता है? ऑप्शन दिया गया है 86, 80, 88, 82। तो अगर आपने पढ़ा होगा रजनी, अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा जाकर जरूर पढ़िएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 82 अंक हासिल किया है हिंदी में, जबकि मैथ में 72 अंक। सर्वाधिक अंक उसने ड्राइंग में पाया हुआ है। ठीक है, 96 के आसपास में ड्राइंग में इसके नंबर है। तो इस रचना के माध्यम से लेखक ने ये भी दिखाया है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैथ में ही सर्वाधिक नंबर हो, कला जैसे विषय में भी सर्वाधिक नंबर आ सकते हैं। और बाकी हिंदी को तो मीडियम में है, 82 नंबर पाया है, तो बहुत अच्छा नंबर है एक तरीके से देखा जाए तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य मीडिया में जब अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा कर उसे संयोजित किया जाता है तो उसे कहते हैं। एक नया तरीके का प्रश्न यहाँ पर है कि दृश्य मीडिया यानी कि टेलीविजन में जब अलग दृश्य या छवियों को एक साथ इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जाता है या फिर संयोजित किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है रिकॉग्नाइज, कंडक्ट, इंपोर्टेड मैटर, मोन्टाज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, मोन्टाज कहा जाता है। जब दृश्य मीडिया में अलग दृश्य या छवियों को एक साथ इकट्ठा करके संयोजित किया जाता है तो उसे मोन्टाज कहते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र की पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वाधिक हुई है? ऑप्शन दिया गया है उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार। तो कृष्णचंद्र की पहचान किसके रूप में सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कहानीकार। और ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद के बाद सर्वाधिक अगर कहानियां लोगों के आम जनजीवन में मानस में बैठी हैं तो कृष्णचंद्र की कहानियां, प्रेमचंद से इनको जोड़कर देखा जाता है। तो मुख्य तौर पर कृष्णचंद्र को कहानीकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक गधे की आत्मकथा के लेखक है रामचंद्र, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प है, विकल्पों के आधार पर हमको सही जवाब देना होता है। तो एक गधे की आत्मकथा, सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। अब आपको ये मन में नहीं आना चाहिए कि ये रामचंद्र क्यों लिखा गया है, प्रेमचंद्र क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्रश्न है, प्रश्न को विकल्प देने पड़ते हैं तो मिलते जुलते विकल्प रहते हैं, तो थोड़ा सा क्लोज मुकाबला रहता है। फिर भी इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कोटेशन के तौर पर है, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मानकर मान करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यह कथन किस पेड़ से संबंधित है? यहाँ पर सवाल देखिए, लंबे कोटेशन के बाद बन रहा है कि किस पेड़ की बात की जा रही है कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यह कथन किस पेड़ से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है आम, जामुन, अमरूद, इमली। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी, जामुन। जामुन का पेड़, ये जो कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया एक हास्य व्यंग कथा है। अच्छा, ये कोटेशन जब आप देख रहे हैं तो ये पूरा ऑफिशियल कोटेशन है। जब ऑफिशियल आप नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिस देखेंगे, तो कुछ इसी तरीके से बात आती है, अर्जेंट मार्क करके। मार्क ऑफिस में क्या होता है, फाइल को मार्क किया जाता है, फिर इसके बाद सिग्नेचर किया जाता है। तो ये कोटेशन था जामुन के पेड़ से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ सेक्रेटरीट सेक्रेटरिएट लॉन में किस सरकार ने लगाया था?
जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे गंभीरता से तो एक जगह जिक्र किया गया है कि जामुन का पेड़ सेक्रेटरिएट लॉन में फला सरकार ने लगाया था, इसलिए हम उसे नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर सवाल बना कि वो कौन सी सरकार थी जिसने इस पेड़ को लगाया था। ऑप्शन दिया गया भारत सरकार, पिटोनिया सरकार, ब्रिटिश सरकार, रूसी सरकार। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, पिटोनिया सरकार। हालांकि वहां पर पी इस तरीके से लिखा गया है, पिटोनिया सरकार, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कोटेशन के तौर पर कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी इस धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, कृष्णचंद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी इस धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जनमन में समाई रहती हैं। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही है। तो इस कोटेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिए और इसके माध्यम से वो चैप्टर भी आप सभी को याद आने लगा होगा कि किस चैप्टर में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है भारत माता नामक लेख या फिर पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस पुस्तक में संकलित किया है? भारत माता नामक लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस पुस्तक में संकलित किया है? ऑप्शन दिया गया मेरी कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, भारत की बुनियादी एकता, हिंदुस्तान की समस्याएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि भारत माता नामक लेख किस पुस्तक में संकलित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी नामक पुस्तक में भारत माता नामक लेख संकलित है। अगला प्रश्न है भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी के किस अध्याय में वर्णित है? हिंदुस्तान की कहानी कई अध्यायों में बटी हुई है, हमें बताना है कि यह पाठ किस अध्याय में। ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो भारत माता नामक लेख या पाठ आप पढ़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में वो अध्याय भी आ गया होगा, या फिर मेरा लेक्चर भी आप देखे होंगे जो सब्जेक्टिव तौर पर प्रस्तुत किया था, तो भी आप बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, 5वां अध्याय भारत माता का चैप्टर है। अगला प्रश्न है भारत माता की जय का मतलब है? सभी माताओं की जय, यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय, यहाँ से दूर बसे हुए लोगों की जय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता चैप्टर में बताया गया है भारत माता की जय का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं भारत माता की जय, तो किस संदर्भ में बोलते हैं? सही जवाब है यहाँ की करोड़ों करोड़ लोगों की जय को ही हम भारत माता की जय कहते हैं। ठीक है, हालांकि आपने इस तरीके से देखा भी होगा चित्र बना के, ठीक है, और झंडा लिए हुए भारत माता का एक चित्र बन जाता है। अगर आप बनारस में होंगे तो वहां पर एक भारत माता मंदिर भी है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा तो कमेंट्स करिए कि कहाँ पर है भारत माता मंदिर। खैर, आपको ध्यान में रखना है भारत माता की जय का मतलब क्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यहाँ की करोड़ों करोड़ लोगों की जय। इसीलिए बार बार 125 और 130 करोड़ लोगों की चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े, इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, कृष्णशक्ति, सत्यजीत राय, बासु चटर्जी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्यजीत राय का मानना है कि अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। अगर पता ही चल जाए तो फिर वो अच्छी तकनीकी के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये किसका कथन? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, कृष्ण सोबती, सत्यजीत राय, बासु चटर्जी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद का मानना है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो इन 50 सवालों को हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि ये 50 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आपको लगा होगा कि आरोह भाग 1 गद्य खंड आपका रिवीजन भी हो गया है। और क्वेश्चंस अगर इसमें से आते हैं तो परीक्षा में आप तनिक भी गलत नहीं कर पाएंगे। और हर एंगल को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया और बार बार इसी कोटेशन को अपने ध्यान में रखा कि अच्छी तकनीक वही हो सकती है जिसको कि हम
ये पता ना चल पाए कि दिखाई पड़ रही। अच्छी तकनीक वो है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। इसलिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमने क्वेश्चन बनाने के लिए कितना मेहनत किया है, मैं चाहता हूँ बार-बार कि इसका आभास आपको ना हो, लेकिन आपने जो भी कीमती समय दिया है उसमें आपको बहुत कुछ मिले, आप प्रसन्नचित्त हों, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, महत्व रखता है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये 50 सवाल आप सभी को कैसे लगे और आपने इनको अपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।